हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हो तो आप उन्हें भी सॉल्व कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, हमारे टॉपिक नंबर 3 था। टॉपिक नंबर 1 में हमने यहाँ बाल विकास की बात करी। टॉपिक नंबर 2 पे हमने सीखने एवं अधिगम के सिद्धांत से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करे। टॉपिक नंबर 3 में हम शिक्षा एवं शिक्षण विधियों से संबंधित टॉपिक पर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इस टॉपिक में हम किस पर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम और सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। तो इससे पहले भी हम इसी टॉपिक पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। ये उससे अगला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। निम्न में से कौन सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? फुदकना, दौड़ना, चढ़ना, लिखना। ये बोल रहा है, देखिए जो सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है तो कौन सा है। तो देखिए, आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका सही उत्तर क्या है? लिखना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। पाठ्य चर्चा के विभिन्न अंगों को समाकलित करने से अधिगम अनुभव अधिक सुसंगत हो जाते हैं। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं: सामान्य और विशिष्ट, अंतर्वस्तु का संयोजन, शिक्षार्थी के मूल्यों पर संकेंद्रण, विविध संदर्भों में ज्ञान के अनुप्रयोग पर बल देते हुए अधिगम का यथार्थ जीवन में संयोजन, उपरोक्त सभी। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न। पाठ्य चर्चा के विभिन्न अंगों को समाकलित करने से अधिगम अनुभव जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अधिक सुसंगत हो जाते हैं। निम्नलिखित इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है? तो देखिए, इसके अंदर ये सभी सम्मिलित होता है तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। पूर्व विद्यालय स्तर पर बच्चे किन कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं? इंद्रिय गोचर, सुव्यवस्थित, संज्ञानात्मक, अमूर्त चिंतन, उपयुक्त सभी। ये बोल रहे कि पूर्व विद्यालय स्तर पर बच्चे किन कार्यों में सबसे अधिक रुचि लेते हैं? तो देखिए, इंद्रिय गोचर में सबसे अधिक रुचि लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की शुरुआत कब हुई? 16 जनवरी 1989 में, 16 जनवरी 1988 में, 16 जनवरी 1987 में, 16 जनवरी 1986 में। ये एक आईएमपी क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लेना है। पूछे जाने की बहुत संभावना है। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, इसकी कब हुई थी? 16 जनवरी 1989 में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान 16 जनवरी 1989। 16 जनवरी 1989 को राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की शुरुआत के पश्चात सर्वप्रथम केरल राज्य में संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा। तो आपसे पूछे किस राज्य में साक्षरता जो अभियान की घोषणा, संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा हुई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद होना चाहिए केरल में हुई थी। ठीक है, केरल भी आपको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लॉग बुक है, इसके द्वारा विद्यालय के विकास क्रम का ज्ञान होता है, छात्रों का बुद्धि परीक्षण होता है, छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन होता है, शिक्षण की एक पद्धति है। देखिए, ये लॉग बुक है, ये क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, लॉग बुक क्या होता है? इसके द्वारा विद्यालय के विकास क्रम का ज्ञान होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा हो जाएगा ए। देखिए, अगर आप इन टॉपिक को पढ़ने के लिए कोई बुक देख रहे हैं तो आप चक्षु पब्लिकेशन की यूपीटीटी की बुक को बाय कर सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 2021 के लिए ये स्टडी गाइड है, जो कि पेपर 1 के लिए है, कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए। इसमें देखिए, बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन को कवर करती हुई ये बुक है। एक ही बुक में सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। साथ ही साथ में 3000 से ज़्यादा एमसीक्यू है और 2018 और 2020 का सॉल्व पेपर भी इसमें दिया गया है। तो इस बुक को आप बाय कर सकते हैं, या तो आप नज़दीकी मार्केट से बाय कर सकते हैं या ऑनलाइन भी आप बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर बाल विकास ये जो है, ये इसे भी पूरा वो टॉपिक वाइज दिया गया है। तो देखिए, जब हमने फर्स्ट टॉपिक पे जो एमसीक्यू सॉल्व करे थे, इस टॉपिक पर हमने एमसीक्यू सॉल्व किए। सेकंड जो हमारा टॉपिक था सीखने का अर्थ और सिद्धांत, इस टॉपिक पर भी हम एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। इस पे भी हमने 120 से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करे, इस पे भी 110 से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करे। और ये जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक नंबर 3, शिक्षा एवं शिक्षण विधियाँ, इस पर भी हमारे 80 से ज़्यादा एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो इस तरह आपने इन टॉपिक को नहीं पढ़ा हो तो आप इस बुक से पढ़ के इन्हें तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, इस बुक में हिंदी को भी बिल्कुल सिलेबस को कवर किया है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बुक बनाई गई है। इंग्लिश को कवर किया गया है, गणित को कवर किया गया है। साथ ही साथ इसमें पर्यावरणीय अध्ययन, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण, इन सबको भी कवर किया गया है। साथ ही साथ
पिछले वर्षों के हर प्रश्न पत्र का ये विश्लेषण चार्ट, जो एनालिसिस चार्ट भी इसके अंदर दिया गया है कि किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का पूछा गया है। इस तरह से ये कंप्लीट बुक है जिसे आप बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य बुक्स भी चक्षु पब्लिकेशन की आती हैं। इसमें इंग्लिश, बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, गणित, हिंदी, पर्यावरणीय अध्ययन, संस्कृत, इस तरह की ये बुक 7 बुक भी आती है। इन्हें भी आप जो भी आपको रिलेवेंट लगे आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36 पर। शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करें, अनुशासन पर विशेष ध्यान दें, छात्रों की समस्याओं का समाधान करें तथा उनकी उत्सुकता को शांत करें। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बोले कि टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। अगेन कॉमन सेंस से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा कि देखिए छात्रों की जो भी समस्या उनको वो क्या करें, सोल्व करें और उनकी उत्सुकता को शांत करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। सीखने का पठार क्या है। देखिए अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट सोल्व करे होंगे तो वहाँ मैंने इसे समझाया था कि सीखने का पठार क्या है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं 1 से लेकर 9 तक के, तो आप उन वीडियो को देखिए। उसमें मैंने इस टॉपिक पर बाकायदा चर्चा की कि सीखने का पठार क्या होता है। सीखने का पठार किन कारणों से आता है। प्रेरणा का अभाव, रुचि में कमी, शारीरिक सीमा, उपरोक्त सभी। देखिए सीखने का पठार किन कारणों से आता है। तो देखिए उपरोक्त सभी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्रो एंड क्रो ने किस शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। 14वीं, 20वीं, 15वीं, 16वीं। तो क्रो एंड क्रो ने किस शताब्दी को क्या कहा है कि बालक की शताब्दी कही है। तो देखिए 20वीं शताब्दी को क्या कहा है, बालक की शताब्दी कहा है। किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। व्यक्तित्व गुणों के अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त विधि कहलाती है मापन रेखा विधि, व्यक्तिगत निदान विधि, मनोनीत विधि, प्रक्षेपण विधि। ये क्या हो रहा है, व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त विधि क्या कहलाती है। तो देखिए ये मापन रेखा विधि कहलाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। प्रश्नों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। मूल्यांकन के प्रश्न, प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रश्न, औपचारिक प्रश्न, बी और सी दोनों। देखिए प्रश्नों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रश्नों को कितने, देखिए एक तो प्राकृतिक या स्वाभाविक होते हैं तो बी हो जाएगा, और औपचारिक प्रश्न होते हैं सी। तो क्या हो जाएगा, उत्तर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक शिक्षण विधियां है। मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन, उपरोक्त सभी। देखिए मैंने आपको बताया मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, ये सब विधि के जन्मदाता कौन है। पुराने वीडियो में हमने इन प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर चुके हैं। निम्न में से कौन पारंपरिक शिक्षण विधियां हैं, आपने सॉल्व कर लिया होगा ये सभी पारंपरिक विधियां हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति में कुल कितने सिद्धांत है। 10 है, 12 है, 8 है, 4 है। देखिए मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति में कुल कितने सिद्धांत है ये आपसे पूछ रहा है कि मॉन्टेसरी में कुल कितने सिद्धांत है। तो मॉन्टेसरी में कुल सिद्धांत कितने, 8। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति में कुल 8 सिद्धांत हैं और इन्हें कितने वर्ग, कुल 3 वर्गों में बांटा गया है। क्या क्या है, व्यवहारिक जीवन की क्रियाएं, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा एवं प्रारंभिक पाठ्य विषय। तो इसके सिद्धांत कितने हैं, 8। कितने वर्गों में बांटा है, 3 पार्टों में। ये भी आपसे पूछ सकता है मॉन्टेसरी जो शिक्षण पद्धति से कितने वर्गों में बांटा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। एक अध्यापक द्वारा सभी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना संभव नहीं होता, अतः सभी कक्षाओं में किसी एक कक्षा नायक जो मॉनिटर की देखरेख में कक्षाएं संचालित होती रहती है और अध्यापक द्वारा कभी कभी निरीक्षण तथा समस्या समाधान किया जाता है। तो ऐसी शिक्षण विधि क्या कहलाती है। सूक्ष्म शिक्षण कहलाती है, बहुकक्षा शिक्षण कहलाती है, अमूर्त शिक्षण कहलाती है, मूर्त शिक्षण कहलाती है। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। एक बार वो मैं रीड कर देता हूँ जल्दी से। एक अध्यापक द्वारा सभी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना संभव नहीं होता, अतः सभी कक्षाओं में किसी एक मॉनिटर की देखरेख में कक्षाएं संचालित होती रहती है और अध्यापक द्वारा कभी कभी निरीक्षण तथा समस्या समाधान किया जाता है। तो ऐसी शिक्षण विधि को क्या कहा जाता है। तो देखिए ये इसे क्या कहा जाता है, बहुकक्षा विधि। मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ अगर आप सीडी भी पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कॉमन सेंस के बेसिस पर आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बाकायदा इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के साथ साथ कॉमन सेंस भी अपना रखना है कि हाँ इस हिसाब से। तो आप क्या होगा, कई बार अगर आपको टॉपिक में नहीं भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन आता है तो आप उन्हें सॉल्व कर सकेंगे। और इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ ताकि आप टॉपिक वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाएं और साथ ही साथ एमसीक्यू सॉल्व करते जाएं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी शिक्षण सूत्र के माध्यम से बच्चों को सरल बातें पहले बताई जाती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये क्या बोला है, किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से बच्चों को सरल जो बातें होती है वो पहले बताई जाती है। तो किसमें बताई जाती है, ये देखिए सरल से कठिन की ओर। उत्तर क्या हो जाएगा, सी।
बात करते हैं क्वेश्चन 45 पर। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? कौन से वाले का? ज्ञात से अज्ञात की ओर। थार्नडाइक ने, हर्बर्ट ने, पियाजे ने, रोसा ने। क्या बोल रहा है? ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? ज्ञात से अज्ञात के बारे में पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए ज्ञात से अज्ञात में किसने किया था? हर्बर्ट ने। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। देखिए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पूछ रहा है कि जो किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो गेस्टाल्ट पूर्ण से अंश की ओर पर है। ठीक है, बात करते हैं अब। देखिए ये क्या होता है, जो जर्मनी के हैं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। इसमें उन्होंने क्या बताया, जिसका तात्पर्य क्या होता है कि जो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाता है ये। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। विशिष्ट से समान की ओर शिक्षण सूत्र का संबंध किस शिक्षण विधि से है? आगमन विधि, समाकलन विधि, निगमन विधि, अनुदेशन विधि। विशिष्ट से समान की ओर शिक्षण सूत्र का संबंध किस शिक्षण विधि से है? तो देखिए ये किस शिक्षण विधि से? आगमन विधि से है। बात करते हैं क्वेश्चन 48 पे। आगमन विधि का प्रतिपादन किसने किया? आईएमपी क्वेश्चन है। अरस्तु ने, रूसो ने, कोटिले ने, ब्राह्मणिहि ने। देखिए आगमन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो आगमन का किसने किया? अरस्तु ने किया है। आगमन विधि का प्रतिपादन अरस्तु ने किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? पाठ्य पुस्तकों द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। श्रव मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना, मतलब ऑडियो विजुअल। पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा, शिक्षण सूत्रों द्वारा। जो बोल रहा है कि शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? जब मतलब बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको कुछ सिखाया जाता है, तो सबसे ज्यादा रुचि उनमें किस माध्यम से होती है? तो देखिए श्रव दृश्य सामग्री द्वारा। उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। आईएमपी क्वेश्चन मार्क कर लेना इसे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे ही नहीं आया तो आप इसको स्पेशल मार्क कर लें कि नहीं पूछ रहे आपसे। तो देखिए आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं इसका आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या सुमेलित नहीं है? तो देखिए प्लेटो का तर्क विधि ये सुमेलित नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब बात करते हैं इसके उत्तर पे। तो देखिए सुकरात ने क्या दिया है? प्रश्नोत्तर विधि, ये सही सुमेलित है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये नोट नहीं हो तो आप नोट कर ले। सुकरात की क्या है? प्रश्नोत्तर विधि है। प्लेटो की संवाद विधि है। अरस्तु की आगमन विधि एवं निगमन विधि। एक क्वेश्चन अभी पूछा था, आगमन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरस्तु ने किया। तो निगमन पूछ रहे तो अरस्तु ने किया। हर्बर्ट की निर्देशन विधि है। कुछ अन्य प्रमुख विचारक और उनकी शिक्षण विधियां क्या है? फ्रोबेल की खेल विधि है, हीगल की तर्क विधि है। तो अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। आदर्शवादी शिक्षा किस पर केंद्रित होती है? बालक पर, शिक्षक पर, मूल्य एवं आदर्श पर, इनमें से कोई नहीं। ये बोल रहा है कि जो आदर्शवादी शिक्षा है वो किस पर केंद्रित होती है? तो आपको पता है आदर्शवादी शिक्षा मूल्य और आदर्श पर केंद्रित होती है। उत्तर क्या हो जाएगा? सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। प्रगतिवादी शिक्षा की विशेषताएं हैं। प्रगति का अनुसरण करने पर बल, शिक्षा प्रक्रिया में बालक का केंद्रीय स्थान, बालक की स्वतंत्रता पर बल, उपरोक्त सभी। देखिए क्या हो रहा है कि प्रगतिवादी शिक्षा की क्या विशेषताएं? तो प्रगतिवादी की क्या है? ये सभी विशेषताएं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर करें। और आपके कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए नवीन आदर्शों व मूल्यों का सृजन करना, सामाजिक कार्यकुशलता का विकास करना, अनुभवों का पुनर्निर्माण करना, उपरोक्त सभी। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए शिक्षा का प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। योजना विधि में समस्या समाधान के कितने सोपान हैं? किसमें? योजना विधि में। 5 है, 3 है, 7 है, 2 है। योजना विधि में समस्या समाधान के कितने सोपान है? तो देखिए योजना विधि में समस्या समाधान के 5 सोपान है। ठीक है, तो वो 5 कौन कौन से? देखिए योजना विधि में समस्या समाधान के 5 सोपान है। कौन कौन से? पहचान की समस्या, समस्या के तत्वों का विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण और मूल्यांकन। ये 5 है। ठीक है, बात कर लेते हैं। अब मैं आपको ये नाम क्यों बता देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। ठीक है,
रूसो ने शिक्षण विधि के किन किन प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? किसने किया? रूसो ने। ठीक है, करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना, उपरोक्त सभी। तो देखिए रूसो ने शिक्षण विधि के प्रमुख कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए? तो रूसो ने ये सभी करे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए देख लेते हैं रूसो ने कौन कौन से सीखे, रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षण सिद्धांत। ठीक है, शिक्षण विधि के सिद्धांत है करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना। ठीक है, तो ये पांचों उन्होंने बताए हैं। रूसो ने मानव जीवन को कितनी अवस्थाओं में बांटा? देखिए रूसो ने क्या बोल रहे हैं कि मानव जीवन को कितनी अवस्था में बांटा है? 6 में, 5 में, 4 में, 8 में। रूसो ने मानव जीवन को कितनी अवस्था में बांटा? तो रूसो ने 4 में बांटा है। ठीक है, जॉन डीवी ने सीखने के कितने सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक माना है? 2 को, 4 को, 7 को, 9 को। किसके अनुसार? जॉन डीवी के अनुसार सीखने के कितने सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक माना गया है? तो देखिए जॉन डीवी ने कितने माना है? 4 माना है। ये देखिए जॉन डीवी ने सीखने के 4 सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक माना है। कौन कौन से? उपयोगिता, नमनीयता, अनु अनुभव अनुभवात्मक या जीवन के जो एक्सपीरियंस होता है ना वो अनुभव, नमनीयता, उपयोगिता या जीवन से निकटता। जॉन डीवी ने अनुशासन की स्थापना में सामाजिक जीवन के महत्व पर बल दिया है। ये आपको याद रखना है कि जॉन डीवी ने अनुशासन की स्थापना में किस पे? सामाजिक जीवन के महत्व पर बल दिया है। डीवी के शिक्षण विधि के अनुसार बालक क्रिया, स्वानुभव खोज तथा प्रयोग द्वारा सीखे। ठीक है, मतलब स्वयं के अनुभव से अगर आप कोई खोज करें या प्रयोग द्वारा सीखे, ये सभी जॉन डीवी ने बताए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। फ्रॉबेल ने पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितने अध्ययन क्रमों का निर्धारण किया है? 4, 8, 10, 12। किसका बोल रहा है आपसे? फ्रॉबेल का बोल रहा है। पाठ्यक्रम के अंदर कितने अध्ययन क्रमों का निर्धारण किया है? तो फ्रॉबेल ने कितने किया? फ्रॉबेल ने 4 किया है। ठीक है, फ्रॉबेल ने पाठ्यक्रम के 4 अध्ययन क्रमों का निर्धारण किया। धर्म और धार्मिक निर्देशन, प्राकृतिक विज्ञान, गणित और भाषा एवं कला। 59 क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। फ्रॉबेल ने शिक्षण विधि में कितनी क्रियाओं का उल्लेख किया है? 5, 3, 4, 6। क्या बोल रहा है? फ्रॉबेल ने शिक्षण विधि में कितनी क्रियाओं का उल्लेख किया है? तो फ्रॉबेल का पूछ रहा है आपसे, तो फ्रॉबेल ने 3 क्रियाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, फ्रॉबेल ने शिक्षण विधि के अंतर्गत 3 क्रियाओं का उल्लेख किया। कौन कौन सी 3 है? आत्म क्रिया है, सामाजिक क्रिया और खेल है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। उत्तर प्रायोजित आंसर सजेस्ट प्रश्न पूछने थे। उत्तर प्रायोजित मतलब जो आंसर सजेस्ट प्रश्न पूछने को किस प्रकार की श्रेणी में रखेंगे? उत्तर प्रायोजित करने वाले प्रश्न बच्चों को प्रिय होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न शिक्षक की प्रश्न निर्माण कुशलता पर प्रश्न चिन्ह ये वर्जित है, इनमें से कोई नहीं। ये बोल रहा है कि जो आंसर सजेस्ट होते हैं प्रश्न पूछने को किस प्रकार की श्रेणी में आप रखेंगे? तो देखिए किस प्रकार की श्रेणी में रखें? इस प्रकार के प्रश्न शिक्षक की प्रश्न निर्माण कुशलता पर प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने विजय अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज आपके 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। इस समय टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ ताकि आप उस टॉपिक को पे आपको पता चल जाए कि किस तरह के किस टॉपिक से एमसीक्यू बन रहे हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। और अगर कोई भी आपका सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। विजय अकेडमी के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।